शेर, ट्रॉफी और सल्तनत, ये तीन अल्फाज अपने अंदर एक पूरी कहानी समेटे हुए हैं। एक हुक्मरान की मौत की, एक सल्तनत के ज़वाल की और एक नई आलमी ताकत के उरूज की। तो आइए इस कहानी की तह खोलते हैं और देखते हैं कि कैसे एक शख्स की मौत ने तारीख का धारा ही बदल दिया। और ये है हमारे कहानी के मरकजी किरदार टीपू सुल्तान, जिन्हें शेर मैसूर के नाम से जाना जाता है। वो सिर्फ एक हुक्मरान ही नहीं थे, बल्कि एक जबरदस्त जिद्दत पसंद थे, खास तौर पर अपनी रॉकेट टेक्नोलॉजी के लिए मशहूर। और हाँ, एक ऐसे हुक्मरान जिन्होंने बरतानवी नौआबादियाती अज़ाइम के खिलाफ शदीद मुज़ाहमत की। और फिर ये अल्फाज, अब हिंदुस्तान हमारा है। सोचिए, ये जुमला ब्रितानवी कमांडर ने ठीक उसी लम्हे कहा जब टीपू की मौत वाक़ हुई। ये सिर्फ एक जंग में फतेह का ऐलान नहीं था, ये तो पूरे बड़े सगीर के मुस्तकबिल का फैसला था। तो सवाल ये है कि ये तसादुम, ये टकराव आखिर शुरू कहाँ से हुआ? चलिए, टीपू सुल्तान और बरतानवी ईस्ट इंडिया कंपनी के दरमियान इस बढ़ते हुए तनाज़ों को समझते हैं जो कई दहाइयों पर मुहित था। तो मैदान में दो बड़े खिलाड़ी थे। एक तरफ थे टीपू सुल्तान, इतने ताकतवर कि खुद अंग्रेज उन्हें हिंदुस्तान के तमाम मुकामी शहजादों में सबसे ताकतवर मानते थे। और दूसरी तरफ ईस्ट इंडिया कंपनी, जिसके लिए टीपू उनके अज़ाइम की राह में सबसे बड़ी रुकावट थे, सबसे बड़ा पत्थर। जाहिर है, इन दोनों ताकतों का टकराना तो लाजमी था। और ये दुश्मनी कोई एक दिन की बात नहीं थी, ये तो दहाइयों पुरानी कहानी थी। 3 खूनरेज जंगें पहले ही हो चुकी थीं, और फिर आया साल 1799, चौथी एंग्लो मैसूर जंग, जिसका मकसद सिर्फ एक था, टीपू सुल्तान का मुकम्मल खात्मा। तो अब हम सीधा चलते हैं उस दिन पर, उस आखिरी फैसला कुन दिन पर, 4 मई 1799, श्रृंगापट्टनम का ज़वाल। दोपहर का 1 बजा है और 50,000 से ज्यादा फौजियों की एक मुत्तहिदा फौज किले की दीवारों पर हमला कर देती है। अंदर टीपू के पास कितने सिपाही थे? सिर्फ 30,000। तादाद का फर्क तो देखिए, लेकिन लड़ाई का अंजाम अभी बाकी था। ये पेंटिंग देखिए। हाँ, ये एक तसव्वुराती मंजर है, हकीकी तस्वीर नहीं, लेकिन इससे इस अफरा तफरी, इस शिद्दत का अंदाज़ा होता है जब हमलावर फौज किले में दाखिल हुई। ये तस्वीर एक सल्तनत के आखिरी लम्हात की है। जब हालात बिगड़ रहे थे, उनके मुशीरों ने कहा, सुल्तान, यहां से निकल जाइए, कोई महफूज रास्ता है। लेकिन टीपू का जवाब क्या था? वही मशहूर कौल, गीदड़ की 1000 साला जिंदगी से शेर की एक दिन की जिंदगी बेहतर है। वो भागने वालों में से नहीं थे। तो हुआ ये कि आईनी शाहिदीन के मुताबिक टीपू आखिरी सांस तक लड़ते रहे। जख्मी होने के बाद वो वाटर गेट की तरफ पीछे हटे, मगर अफसोस वो दरवाज़ा भागने वालों से भरा हुआ था और वो वहां फंस गए। उनका घोड़ा गिरा, वो नीचे आए और तभी एक अंग्रेज सिपाही ने उनकी कीमती तलवार की पेटी छीनने की कोशिश की। टीपू ने पलटकर वार किया और बस अगले ही लम्हे उनके सर में गोली लगी। जंग तो खत्म हो गई थी, लेकिन अब एक नया मरहला शुरू हुआ। एक तरफ सुल्तान की तलाश और दूसरी तरफ उनके दारुल हुकूमत की बेदरेक लूटमार। और यहां पर कहानी एक अजीब मोड़ लेती है। टीपू की लाश ढूंढने वाली टीम की क़यादत कौन कर रहा था? मेजर जनरल डेविड बर्ड। जी हां, वही शख्स जिसे टीपू ने कभी 44 महीने तक कैद में रखा था। तारीख की सितमज़रीफ़ी देखिए। शाम ढल चुकी थी। मशलों की रोशनी में लाशों के एक अंबार के नीचे से टीपू सुल्तान का जिस्म मिला। उनकी आंखें खुली थीं और जिस्म में अभी तक हरारत बाकी थी। मौत सर में लगी एक गोली से हुई थी। शेर मैसूर अब खामोश हो चुका था। सुल्तान के गिरते ही उनकी सल्तनत की लूटमार शुरू हो गई। खजाने से 16 लाख पाउंड्स की मालियत का सोना, चांदी और जवाहरात मिले। इस जमाने के 16 लाख पाउंड्स आज के हिसाब से तो ये अरबों में बनते हैं। ये सब कुछ फातेह फौजियों में बांट दिया गया। लेकिन कहानी यहां खत्म नहीं हुई। असल में यहां से एक नया बाब शुरू होता है। अब सवाल ये था कि टीपू की मौत को एक ऐसी अलामत में कैसे बदला जाए जो बरतानवी सल्तनत की फतह को जायज़ करार दे। इसके लिए अंग्रेज़ों ने एक तस्वुर इस्तेमाल किया जिसे ओरिएंटल डिस्पोटिज्म या मशरकी इस्तिबदाद कहते हैं। इसका मतलब क्या था? सीधा सादा, मशरकी हुक्मरानों को जालिम और जाबिर के तौर पर पेश करो, ताकि उन पर फतह पाना सिर्फ एक फौजी कामयाबी ना लगे, बल्कि एक तहजीबी मिशन लगे। गोया वो एक पसमानदा कौम को आज़ाद करा रहे हैं। और ये इक़्तिबास बिल्कुल उसी नुक्ते की वजाहत करता है। नौआबादियाती सोच ने टीपू की लाश को सिर्फ एक मुर्दा जिस्म नहीं रहने दिया, उसे एक खौफनाक ट्रॉफी बना दिया गया,
ایک ایسی نشانی جو مشرقی استبداد پر برطانوی تہذیب کی فتح کا اعلان کرتی تھی۔ اس پروپیگنڈے کی بہترین مثال دیکھنی ہے تو دیکھیے کہ تیسری جنگ کے بعد جب ٹیپو کے بیٹوں کو یرغمال بنایا گیا تو اس منظر کو کیسے پیش کیا گیا۔ فن اور ادب میں ٹیپو کو ایک سنگدل باپ دکھایا گیا اور برطانوی کمانڈر لارڈ کارنوالیس انہیں ایک شفیق باپ جیسی شخصیت کے طور پر دکھایا گیا جو معصوم شہزادوں کو پناہ دے رہا ہے۔ اب ذرا اس مشہور پینٹنگ کو غور سے دیکھیے۔ اسے بیرڈ کی بیوہ نے بنوایا تھا۔ اس کی لائٹنگ دیکھیے، اس کی کمپوزیشن دیکھیے۔ بیرڈ فاتحانہ انداز میں کھڑے ہیں، روشنی ان پر ہے، اور ٹیپو کی لاش اندھیرے میں ان کے قدموں میں۔ یہ ہے فاتح کی لکھی ہوئی تاریخ کی ایک بصری مثال۔ تو اس پوری کوشش کا، اس احتیاط سے بنائے گئے بیانیے کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا ورثہ کیا ہے؟ اور یہاں ہم واپس اس تلوار پر آتے ہیں۔ ٹیپو کی ذاتی خوابگاہ سے ملنے والی تلوار جنرل بیڈ کو پیش کی گئی۔ یہ صرف ایک ہتھیار نہیں تھا، بالکل نہیں، یہ فتح کی سب سے بڑی ٹرافی تھی، ایک بادشاہ کی طاقت اور اس کے اختیار کی علامت۔ اور یہ پوری کہانی ہمیں ایک بہت اہم سوال کے سامنے لا کر کھڑا کر دیتی ہے۔ جب تاریخ لکھنے والے فاتح ہوں اور ایک انسان کو ایک علامت، ایک داستان بنا دیا جائے، تو پھر حقیقت اور افسانے میں فرق کیسے کیا جاتا ہے؟ سچی کہانی آخر سناتا کون ہے؟